हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपके एग्जाम के लिए आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो जीके जीएस की मोस्ट एक्सपेक्टेड पर्सन। देखिए, आपको पता है कि पिछले एग्जामों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे वे इंपॉर्टेंट पर्सन हम यहाँ पर करने वाले। कहने का मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, समझना अच्छे से आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था। देखिए, आपने पढ़ा होगा स्वदेशी आंदोलन के बारे में, तो यहां पर प्रश्न आपके सामने निकल कर आया है कि जो स्वदेशी आंदोलन था, उस स्वदेशी आंदोलन पर लोगों का सबसे अधिक प्रभाव जो है वो किस क्षेत्र में पड़ा था। तो आपको यह भी पता है कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, बंगाल के क्षेत्र पर जो लोग हैं बंगाल क्षेत्र के, उन पर स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। चलिए बात करें हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में, इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, 19 जुलाई की बात कर रहे हैं हम, 19 जुलाई 1905 की। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने, किसने, लॉर्ड कर्जन ने शिमला से, ध्यान रखना ये शिमला से घोषणा की थी। और वो घोषणा क्या थी, बंगाल विभाजन की घोषणा थी। बंगाल विभाजन की घोषणा थी, ध्यान रखना ये 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने शिमला से बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कहां से ये घोषणा की थी। तो कहां से की थी, शिमला से ये घोषणा की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सन आपको पता ही है 19 जुलाई 1905। चलिए, ये घोषणा तो यहां पर हो गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये लागू कब हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो घोषणा हुई थी वो क्या हो गया, लागू हो गया। कब, 16 अक्टूबर 1905 को। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें बंगाल विभाजन का क्या रोल है, उसके बारे में बात करें तो जब 19 जुलाई 1905 को जो घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की, उसके बाद ही 7 अगस्त 1905 को, कब की बात कर रहे हैं हम, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में, वहां से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब, 7 अगस्त 1905 को। किसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि शुरुआत कहां से हुई, कहां तक पहुंच गई। अब बात आती है कि जो स्वदेशी आंदोलन था इसका विचार कहां से आया। यह भी तो है ही, कोई पॉइंट बन रहा है ना कि स्वदेशी आंदोलन का विचार कहां से आया। तो एक थे कृष्ण कुमार मित्र। कौन थे, कृष्ण कुमार मित्र। इनका एक पत्र था संजीवनी। सबसे पहले इस संजीवनी में इसका प्रकाशन हुआ था, किसका, स्वदेशी आंदोलन का विचार का। सर्वप्रथम जो प्रकाशन जो प्रस्तुत हुआ था वो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में हुआ था। और इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, उनके द्वारा अमार सोनार बंगला गीत लिखा गया था, जो बाद में बांग्लादेश का क्या बना था, राष्ट्रीय गीत। आशा है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। प्रश्न की तह तक हम अब पहुंचे हैं। देखिए, नींव मजबूत होनी चाहिए तभी घर सेफ रहता है, सीधी बात ये है। ठीक है, यदि आप नींव ही कमजोर बना दोगे तो वो तो गिरने वाला है ही। तो आपकी हर चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तभी किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो किसका है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत, हमारे देश का है। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, विश्व का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो हमारे देश का है। और हमारे देश में जो संविधान में कहां से, लगभग कहां से लिया गया है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था। कौन सा था,
भारत शासन अधिनियम यहां से लगभग अधिग्रहित किया गया है। और भी बहुत से विदेशी स्रोत ग्रहण किए गए हैं, कहां से? विदेशों से ग्रहण किए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो लगभग हिस्सा है हमारे संविधान का वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया गया या अधिग्रहित है। इसको बनने में संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये पास हो गया था, ठीक है। अब बात करें लागू 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है मूल संविधान, यह आपने बहुत बार देखा होगा। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, मूल संविधान में भाग कितने थे। तो मूल संविधान जब वो बनकर तैयार हुआ था, जब वो लागू हुआ था, उसकी बात हम कर रहे हैं, जो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो मूल संविधान में 395 तो अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में कितनी है? 12। और ये 22 भाग जो है ना वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। अब ये 25 कहां से हैं? देखिए सबसे पहले तो बात करें तो 7 जो हमारा भाग है हमारे संविधान का वो निश्चित हो चुका है, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया है। जिस प्रकार से 9A ऐड किया गया, 4A ऐड किया गया, इसी प्रकार से ये भाग ऐड किए गए हैं हमारे संविधान में। तो ये मिलाकर कितने भाग हो जाते हैं? 25 भाग हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट, आ गई बात समझ में? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? यहां पर बात किसकी हो रही है? बुद्ध पूर्णिमा की। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां पर हम बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा की। तो इसमें जो है ना कि जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा ये मनाई जाती है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस राज्य में इसको सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है, इसका आंसर कर लेते हैं सिक्किम। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए बात करें बुद्ध पूर्णिमा की, तो तिब्बती जो कैलेंडर है, किसकी बात कर रहे हैं? तिब्बती कैलेंडर। तिब्बती कैलेंडर के सागा महीने में, सागा महीने का मतलब क्या है? गुण वाला महीना। किस वाला महीना? गुणों वाला महीना, गुण वाला महीना कहा जाता है इसको। तिब्बती कैलेंडर में जो सागा महीना होता है ना, उसमें ये पूर्णिमा पड़ती है, बुद्ध पूर्णिमा। और इसी में महीने में आने के कारण इसको क्या बोला जाता है? सागा दावा के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट क्लियर। अब बात करें हिंदू जो पंचांग है उनके आधार पर यदि हम बात करें तो ये कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को ये मनाई जाती है। तिब्बती कैलेंडर के बारे में पता चल गया। सागा दावा में जो सागा महीना है, गुण वाला महीना, उसमें ये आने के कारण इसको सिक्किम में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग की बात करें तो वैशाख पूर्णिमा को ये मनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर किसकी बात कर रहे थे? गौतम बुद्ध की हम बात कर रहे थे। चलिए गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, जिन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहां पर? कपिल वस्तु के एक ग्राम था, लुम्बिनी ग्राम में। कौन से ग्राम में? लुम्बिनी ग्राम। ये आपको पता होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर आपसे कुल पूछा जाए, क्या आएगा? शाक्य कुल में। किस कुल में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का? ये अभी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। किस कुल में? शाक्य कुल में, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब देखिए इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया। कहने का मतलब घर छोड़कर चले गए थे ये 29 वर्ष की उम्र में। इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहां पर? फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको क्या बोला गया? संबोधि। क्या कहा गया? संबोधि कहा गया, ठीक है। अब इसके साथ ही आगे हम बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, तो देखिए इन्होंने जो उपदेश दिया था उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। तो ध्यान रखना गौतम बुद्ध के उपदेश देने की जो घटना थी उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से
जाना जाता है। और जो इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर आपका। इसी के साथ इनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुशीनारा में, जिसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने। एक तो गृह त्याग की घटना, एक ज्ञान प्राप्त होने की घटना, एक इनके जो उपदेश देने की घटना है वो, और एक इनकी मृत्यु। इन चारों को अलग नाम दिया गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चारों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? इनमें से कौन एक क्रिकेटर नहीं है, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जवागल श्रीनाथ ये भी एक क्रिकेटर है। राहुल द्रविड़ सभी जानते हैं। सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान है, इनको सभी जानते हैं। लेकिन पहला ऑप्शन क्या है? साइना नेहवाल। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। साइना नेहवाल जो है वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, सॉरी, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन? साइना नेहवाल। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने लंदन ओलंपिक जो 2012 में हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। अब कांस्य पदक जीता ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। कौन? साइना नेहवाल। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि साइना नेहवाल जो है वो एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है और लंदन ओलंपिक 2012 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और ये कांस्य पदक जीतने वाली लंदन ओलंपिक 2012 में पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। अब देखिए, प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में, जैसे कोई भी खेल है उस खेल से संबंधित जो शब्दावली होती है उससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करें हम बैडमिंटन के बारे में, तो बैडमिंटन का जो मैदान है जिस पर खेला जाता है उसको कोर्ट बोला जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया आपके कि जो बैडमिंटन खेला जाता है जिस मैदान पर उसको क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? कोर्ट बोला जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कि रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशक्ति की रचना की थी? किसने की थी? रवि कीर्ति ने। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा चालुक्य शासक था जिसकी प्रशक्ति की रचना की थी? रवि कीर्ति ने। तो कौन सा था? हमारा ऑप्शन होगा ए, पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करें तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किसका? ऐहोल अभिलेख का। अब यहां पर बात करें तो जो ऐहोल है इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। किसको? ऐहोल को। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और ऐहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहां तक क्लियर। इसके बाद देखिए, एक इंपॉर्टेंट मंदिर है जितेंद्र का मेगुती मंदिर। जितेंद्र का मेगुती मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि जितेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण किस चालुक्य शासक ने किया था, या उसका निर्माण किस चालुक्य शासक के द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। चलिए एक और पॉइंट है, इनके बारे में बात करें कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर्षवर्धन को पराजित करके किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो प्रश्न बनता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी उपाधि? परमेश्वर की उपाधि। ठीक है, समझ में आ गया ना? अच्छे से समझना है, प्रत्येक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, नृत्य के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा आपको प्रश्न देखने को मिलता है। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 2 नंबर जो है ना वो जरूर कन्फर्म हो जाते हैं। 2 नंबर या 1 क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो 20 में से 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। किसका पूछा है? सत्रिया नृत्य के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो पहले आंसर पर चलते हैं, ये असम राज्य का है। किसका है? असम राज्य का। अब इसके बारे में चीजें समझिए। सत्रिया जो है ये 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब? 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल किया गया था, या इसको भी शास्त्रीय नृत्य का सम्मान दिया गया था। तो ये 8वां शास्त्रीय नृत्य बना था। कब? ध्यान रखना है, 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा था। चलिए बात करें तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम से संबंधित पॉइंट ये है कि भारत का सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक है आपका। कौन सा है? कथक। उड़ीसा का ओडिसी है। मणिपुर का मणिपुरी है। ये 2 तो याद रखने की आवश्यकता नहीं, राज्य के नाम से ही संबंधित हैं, आराम से याद हो जाएंगे। साथ ही बात करें 2 और बता देता हूं, एक तो कथकली, ठीक है, एक मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये भी दोनों कहाँ के हैं? केरल के। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ के हैं? केरल के। अब इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कथकली जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है और मोहिनीअट्टम जो है वो भगवान विष्णु से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य किस भगवान से? विष्णु भगवान से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है वो आपका कहाँ से है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये था आपका सत्रिया जो कि असम राज्य का है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से किस एक अंक पर खेल जीतेगा? देखिए बैडमिंटन खेल के बारे में बात करें तो अभी मैंने बताया था कि जिस मैदान पर बैडमिंटन खेला जाता है उसको कोर्ट बोला जाता है। ये पॉइंट तो आपका चलो क्लियर हो गया। अब इसमें बैडमिंटन खेल के बारे में बात करें तो इसमें देखिए 3 गेम होते हैं। कितने गेम होते हैं? 3 गेम। फैसला जो वो 21 अंक पर होता है, 21 अंक पर। ठीक है, इसमें 3 गेम में यदि कोई भी खिलाड़ी वो 2 गेम लगातार जीत जाता है तो तीसरा गेम नहीं होता है। पहला तो ये पॉइंट ये ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि यदि 2 गेम लगातार कोई खिलाड़ी जीत जाता है तो तीसरा गेम होगा या नहीं? तो तीसरा गेम नहीं होता क्योंकि वो पहले ही 2 जीत चुका है तो उसकी जीत निश्चित हो गई है। ठीक, अब प्रश्न क्या पूछा है कि यदि 29 अंक पर पहुंच जाते हैं तो अब जो विजेता है वो किस अंक पर जाकर होगा? किस अंक पर जाकर होगा? देखिए यदि 20-20 अंक है ना तो 21 पर फैसला नहीं होगा, वहां पर 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे तब जाकर फैसला होगा। यदि 29 अंक पर है खिलाड़ी तो वो अगला जो उसका फैसला होगा ना वो गोल्डन अंक पर होगा। कहने का मतलब 30वां अंक, ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। यदि दोनों खिलाड़ी 29 अंक पर हैं तो जो फैसला है वो 30वें अंक पर होगा। ठीक है, जो पहले 30 अंक प्राप्त कर लेगा वो क्या हो जाएगा? विजेता हो जाएगा। आई बात समझ में? इसमें 3 गेम होते हैं और 3 गेम में जो पहले खिलाड़ी 2 गेम जीत लेता है वो विजेता घोषित हो जाता है। वहां पर तीसरा गेम की कोई आवश्यकता नहीं होती, न होता है। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या फिर इसे कम करने के लिए कार्य क्या कहलाता है?
किसकी बात कर रहे हैं? सरकार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए कि सरकार का जो हस्तक्षेप है वो चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो, किसका? मांग, जो डिमांड है आपकी उसका विस्तार करने के लिए हो या फिर इसे कम करने के लिए हो, वो कार्य क्या कहलाता है? तो वो कार्य जो आपका स्त्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीकरण। सरकार है ना, मांग जो है, डिमांड जो है, उसको बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए जो भी कार्य करती है उसको क्या बोला जाता है? स्त्रीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब साफ साफ यहाँ पर स्त्रीकरण की डेफिनेशन के बारे में सवाल बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? दो पदार्थ हैं, एक तो आपका सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट क्या होगा? Na2SO4, ये आपका होगा सोडियम सल्फेट। अब अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2, ये होगा बेरियम क्लोराइड। अब इनकी अभिक्रिया हुई, यहां पर पूछ रहा है कि सफेद अवक्षेप क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा? BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, और दो अणु बनेंगे NaCl के, तो यहां पर क्या होगा? बेरियम सल्फेट। ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला जो सफेद अवक्षेप है Na2SO4 होता है सूत्र किसका? सोडियम सल्फेट का, और बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, किसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है? यहां किस फसल की बात हो रही है? देखिए आपने देखा होगा घरों में चटाई होती है, बोरा होता है, रस्सी होती है, और जो सूत, कालीन, अन्य सामग्रियां होती हैं वो किस फसल से बनाई जाती है, ये यहां पर बात की जा रही है। तो वो आपका जूट होता है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। तो ये चीजें लगभग किससे निर्मित होती हैं? जूट से निर्मित होती हैं। उसी के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। देखिए जूट के बारे में बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? उष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पौधा है। तो इसको जलवायु जो है ना वो उष्ण और आर्द्र प्रकार की चाहिए। इसको जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण व आर्द्र प्रकार की जलवायु की इसको आवश्यकता होती है। साथ ही इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, भारत का स्वर्णिम तंतु बोला जाता है किसको? जूट को। ये लिख लेना, नोट कर लेना, भारत का स्वर्णिम तंतु किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जूट के बारे में बात करें, जूट जो होता है वो एक उष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। उसको जलवायु के बारे में बात करें तो उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, और जूट को क्या बोला जाता है? भारत का स्वर्णिम तंतु बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? ये जो है राजीव गांधी पुरस्कार जो है, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, इनमें से किसे प्राप्त हुए हैं? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? जो आंसर है ऑप्शन डी, शोभना नारायण। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। ये जो अवार्ड मिले हैं वो शोभना नारायण जो है उनको प्राप्त हुए हैं। अब शोभना नारायण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। चलिए इस प्रश्न को आप पढ़ के यहाँ पर आंसर देके छोड़ सकते हो। चलो कि हमारा प्रश्न हो गया, हमें पता चलेगा ये अवार्ड इनको मिले, लेकिन इनके बारे में आपको नॉलेज न के बराबर है तो आप इसको कभी भी ध्यान नहीं रख सकते। इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है। यदि आप इनके बारे में जानते हैं तभी आप ये देख सकते हैं कि इनको ये अवार्ड मिले हैं, इनको ही मिले हैं, तभी आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अन्यथा कोई भी संभावना नहीं है कि आप इस प्रश्न का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। तो शोभना नारायण के बारे में बात करें तो ये कथक नृत्य की नृत्यांगना है। किस नृत्य की है? कथक नृत्य की नृत्यांगना है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का
पॉइंट क्लियर। चलिए अब देखिए कथक नृत्य के बारे में बात करें तो इसमें लखनऊ घराना, एक जयपुर घराना है और एक रायगढ़ घराना है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो कथक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है वो लखनऊ घराने में हुआ है, ये भी ध्यान रखना कि कथक जो है वो कौन से घराने में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो किस घराने में, लखनऊ घराने में। अब बात आई है कथक की, तो इनके बारे में बात करें। कथक के एक नर्तक थे, प्रसिद्ध नर्तक, कौन थे, बिरजू महाराज, नाम सुना होगा बिरजू महाराज, जिनका जो निधन है वो 2022 में हो गया था, कहां पर, दिल्ली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे बिरजू महाराज, जो किस घराने से संबंधित थे, कथक के लखनऊ घराने से ही संबंधित थे। किस घराने से, कथक के लखनऊ घराने से ही संबंधित थे। और कथक सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ कौन से घराने में, लखनऊ घराने में। तो ये 2-3 पॉइंट ये आपको ध्यान रखने, कथक नृत्य से संबंधित है। एक तो घराना, लखनऊ, जयपुर और रायगढ़, इन घरानों में सबसे ज्यादा जो कथक प्रसिद्ध हुआ नृत्य है वो कहां पर हुआ, आपका लखनऊ घराने में। सीधा सीधा आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बिरजू महाराज हैं वो कौन से, कथक के कौन से घराने से संबंधित हैं। तो इसके बारे में यदि आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि बिरजू महाराज जो है वो कथक के लखनऊ घराने से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कितना होता है। यहां पर एक कंडीशन रखी गई है कि जब तक भंग न हो, तो पहली बैठक से कब तक। तो आपको पता ही है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए लोकसभा के बारे में बात करें तो आर्टिकल 81 में लोकसभा है और 80 में राज्यसभा आपकी, ये 2 आर्टिकल ध्यान रखना। साथ ही जो लोकसभा है ना वो राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है, लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है, भंग हो सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की परामर्श के आधार पर जो राष्ट्रपति हमारे वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकते हैं। लोकसभा को समय से पूर्व क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी है। कौन है, ओम बिरला जी जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। चलिए ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। अब लोकसभा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, किसकी, लोकसभा की, तो वो थी मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सीधा सा सिंपल सा सवाल है, एकदम इजी सवाल है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हमने बात कर ली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जी। और लोकसभा अस्थायी सदन है, भंग हो सकता है, आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा 80 में है। और राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। कितना है, स्थायी सदन। आई बात समझ में, पॉइंट क्लियर। हर चीज को समझते हुए चलोगे ना तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और मजा आएगा तो आपको पता ही है कि पेपर भी जाएगा आपके हाथ से, आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है। जो आयात किया हुआ सामान होता है ना वो किस कारण से महंगा होता है। ये आपकी जनरल नॉलेज पर आधारित प्रश्न है, आप इसको आसानी से इसका जवाब दे सकते हो यदि आप इसके बारे में थोड़ा सा भी सोच सकते हो तो सोचिए। ठीक है, अब देखिए किस कारण से जो आयात कर रहे हैं हम सामान वो महंगा होता है। आपको पता है कि बाहर से सामान मंगा रहे हैं, विदेशों से आयात कर रहे हैं, तो उस पर क्या लगता है, शुल्क लगता है। क्या लगता है, शुल्क। देखिए ऑप्शन में क्या है, प्रशुल्क। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। आयातित सामान महंगा इसी वजह से होता है क्योंकि उस पर शुल्क लगते हैं, कर लगते हैं। अब देखिए आयात वाले सामान पर जो लगने वाला कर होता है वो टैरिफ कहलाता है। क्या कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी देश द्वारा आयात किया गया सामान जिस पर कर लगता है, जिस पर कर लगा है, उस कर को क्या बोला जाता है, टैरिफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टैरिफ बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्रश्न बनता है तीनों से, तीनों इंपॉर्टेंट है और इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, आसानी से आप तीनों को याद भी कर सकते हो। तो चलिए इन तीनों को याद करते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पर अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? बैंक सेवाएं। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। पहले प्रश्न कर लेते हैं, आंसर हो गया। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो उसमें आपकी आती है वानिकी, क्या आती है? वानिकी, डेयरी आती है, साथ ही आपका मत्स्य पालन हो गया, साथ ही कृषि, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें आता है विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, ये आता है द्वितीय क्षेत्र में। किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। अब तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है सेवा, इसमें आता है सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे आपकी बैंकिंग हो गई, बैंक सेवाएं हो गई, परिवहन हो गया, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तीनों क्षेत्र आपके अब क्लियर होने चाहिए। अब किसी प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका आंसर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र जो है ना उसमें वानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें आता है विनिर्माण क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो उसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, जिसमें बैंक, परिवहन, व्यापार, ये सब चीजें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पॉइंट क्लियर? चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, लू किस ऋतु की विशेषता है? देखिए आपने सबने इसके बारे में अच्छे से जानते हो। ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है ना, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं ताती ताती हवाएं, उनको ही क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। तो यहां पर पूछा है कि लू किस ऋतु की विशेषताएं हैं, तो यहां पर है आपका ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। देखिए इसके बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में भारत के शुष्क भागों में गर्मी के ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो शुष्क और गर्म हवाएं होती है ना, उनको बोला जाता है लू। बहुत बार ये परिभाषा दे दी जाती है आपको और पूछ लिया जाता है कि किसे कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के ग्रीष्म ऋतु में, शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट। लू होती है ग्रीष्म ऋतु में चलती है, गर्मियों में चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्टार्टअप इंडिया को रिक्त स्थान के अंतर्गत लॉन्च किया गया। तो यहां पर मंत्रालय आपके सामने दिए गए हैं और पूछ रहा है कि जो स्टार्टअप इंडिया है उसको किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया। चलिए प्रश्न का आंसर क्या होगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। अब देखिए यहां पर बात आई है स्टार्टअप इंडिया की, तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, या इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अब प्रश्न ये बनता है कि इसका उद्देश्य क्या था स्टार्टअप इंडिया का? तो इसका जो उद्देश्य था ना शुरू करने के पीछे, वो था कि युवाओं को, जो देश के युवा हैं, उनको स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन करना, साथ ही नए उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये उद्देश्य था किसका? स्टार्टअप इंडिया का। चलो इसके बारे में तो बात हो गई। सबसे ज्यादा आपने एक और नाम सुना होगा, ये तो सुन लिया स्टार्टअप इंडिया, एक आपने सुना होगा स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो ये शुरू हुआ था अप्रैल 2016 में। कब हुआ था? अप्रैल 2016 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग शुरुआत हुई थी, दोनों के अलग अलग उद्देश्य हैं। ये अप्रैल 2016 में, और अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 5 अप्रैल 2016 को। आ गई बात समझ? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? किसकी बात कर रहे हैं? जनगणना 2011 की बात कर रहे हैं कि साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी भारत की। तो कितनी थी आपकी? 74.04%। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि भारत की साक्षरता दर थी। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी आपकी 82.14%। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछे महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 65.46%। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। भारत की साक्षरता के बारे में पता आपको कितनी है? 74.04%। आपसे पुरुषों के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो 82.14%। महिलाओं की साक्षरता के बारे में पूछे तो भी आप बता सकते हो 65.46%। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2% मैं आपको बता रहा हूं जनगणना से संबंधित दोनों इंपॉर्टेंट। सबसे न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? कौन सा है? अलीराजपुर। अलीराजपुर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अब ये तो हो गया सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। अब बात आती है कि सबसे अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका शेरछिप। शेरछिप कहां का? मिजोरम का। ये ध्यान रखना, कहां का? मिजोरम का। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, जिले की बात कर रहे हैं, और ये अधिकतम साक्षरता वाला जिला है। न्यूनतम कौन सा है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, और अधिकतम है शेरछिप किस राज्य का? मिजोरम का। आ गई बात समझ? चलिए अगला प्रश्न देखिए। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? किसको? किशोरों को प्रतिदिन कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो कितने देने चाहिए? 3। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट, एक आपका प्रोटीन हो गया, और एक हो गया आपका वसा। तो ये 3 संतुलित आहार जो है वो प्रतिदिन औसत मात्रा वाले हैं। ये किशोरों को प्रतिदिन देने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो क्लास कैसी लगी आपको? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जिस प्रकार से आपने यहाँ पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, तो इस तरीके से आप पढ़ते हुए चलोगे तो जो जीके जीएस का जो खूब होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये आपके ऊपर ये कि आपके ऊपर जीके जीएस हावी होती है या फिर आप जीएस पर हावी होते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से आप पढ़ोगे ना, उसी प्रकार से वो आपके पास आती हुई चल जाएगी। लेकिन वो धोखा नहीं देगी, ये बात ध्यान रखना। वो जीएस है, यदि पढ़ोगे तो याद ही रहेगी और आपके पास ही रहेगी, छोड़कर नहीं जाने वाली। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।